ये एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी पर बनी फिल्म है जहाँ जिंदगी ने उसकी बहुत परीक्षाएं ली। जन्म से लेकर बड़े होने तक वो भी कई बार टूटती है, बिखरती है और दोबारा खुद को संभालती है, जो हमें भी सिखा जाता है कि जिंदगी जीने का ही नाम है। मूवी स्ट्राइप के अनगिनत कहानियों के पिटारे से आज निकली है वियतनामीज मूवी स्टोरी ऑफ पाओ। डायरेक्टर क्वांग हाई नेगो, IMDb 6.9। रात का वक्त है, रोशनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। उसी अंधेरे में एक औरत जंगल के रास्ते भागते हुए नदी किनारे पहुंची और कुछ देर तक वहीं बैठे नदी की तरफ देख कुछ सोच रही है। नदी अपने उफान में तेजी से बह रही है। उस औरत ने अपना कुछ सामान वही बगल के पत्थर पर रखा और थोड़ी ही देर बाद उसी नदी में बस उस औरत के कपड़े तैरते हुए नजर आए। सुबह हो गई। पाओ नाम की एक लड़की खेतों की कटाई करने के बाद अपने घर जा रही है। घर के रास्ते में बाजार पड़ता है। वहाँ वो कुछ सामान खरीदने को रुकी कि तभी उसने देखा एक लड़का बांसुरी बजाता हुआ उसे ही देख रहा है। पाओ ने तुरंत अपने कदम घर की ओर बढ़ा लिए। पाओ पुडी नाम के गांव में रहती है। खेत खलिहान, पहाड़, नदी से घिरा हुआ उसका ये गांव। उसका परिवार काफी समय से यहाँ रह रहा है। उसके दादाजी ने ये घर बनाया था। पाओ घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज देने लगी, लेकिन कोई जवाब न पाकर फिर वो घर के कामों में लग गई। शाम होने आई। पाओ खिड़की से माँ के आने की राह ताक रही है और उदास मन से कहती है, माँ तो अधूरा काम छोड़कर कभी घर से बाहर नहीं निकलती, या शायद फिर से वो वहीं गई होगी। सुबह हो गई। घर पर काफी लोगों का जमावड़ा है। सभी उनके रिश्तेदार हैं। वो सभी पाओ की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। पाओ के पास वही सामान है जो उसी औरत ने पत्थर पर रखा था, मतलब कि वही औरत उसकी माँ थी। घर के बड़े ने कहा, सभी जगह पाओ की माँ को ढूंढो, जमीन, जंगल, नदी के अंदर, सभी जगह। इतने में उसके बाबा भी कहीं बाहर से घर आए। उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ है। पाओ उन्हें देखते ही उनके गले लगकर रोने लगी। इसके बाद पाओ की माँ की खोजबीन शुरू हो गई। सभी अपने डंडे लेकर नदी के अंदर ढूंढने लगे। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद पाओ की माँ के कपड़े पड़े मिले, जिसे देखकर पाओ वही बेहोश हो गई। अब तक तो सभी ने यह अनुमान लगा लिया कि वो मर गई है। पाओ की माँ के नाम पर क्रियाक्रम हुआ। फिर पाओ और उसके बाबा चुंग ने मिलकर उसकी माँ के कपड़े को दफनाया। पाओ बिलक बिलक कर रो रही है। उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। पाओ दोबारा से रोजमर्रा के काम करने लगी। माँ के जाने के बाद पाओ ने सारे कामकाज संभाल लिए और उसके बाबा ने शराब को गले लगा लिया। वो बोले, तराई यानी पाओ का भाई अभी तक घर नहीं आया, कहीं वो भी तो। अब दिन रात पाओ के बाबा शराब में डूबे रहते। पाओ की माँ के जाने का गम वो सहन नहीं कर पा रहे। एक दिन पाओ ने उन्हें शराब पीने से रोका और ना मानने पर उसने बॉटल छीन ली। उसी दिन उसके बाबा की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार में खिया सिम बड़बड़ाने लगे। एक तो उसकी पत्नी का नाम है, लेकिन दूसरा नाम किसका? अब यहीं से पाओ की कहानी शुरू हुई, ये कहते हुए, अब तक बाबा ने उस औरत का नाम नहीं लिया था जब से माँ गुजरी है। ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं अपने अंदर दफनाना चाहती हूँ। इतने में पाओ का भाई तराई वापस लौट आया। बाबा, माँ कहाँ है? तराई को भी सारी बात मालूम हुई। अगली सुबह पाओ बाजार में एक सुअर बेचने निकल गई। घर आकर वह कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसने तराई से बाबा का ध्यान रखने को कहा। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बाबा उसे देखना चाहते हैं। क्या तुम उसे ढूंढ लोगी? उन्हें यहाँ वापस आए काफी लंबा अरसा हो गया है, तराई ने कहा। अब पाओ ने तराई को कुछ पैसे थमाए। वो मुझे मिलते ही मैं लौट आऊंगी, इतना कहकर वो निकल पड़ी। बाजार पहुंचकर लोगों से पूछने पर पता चला कि मिसेस सिम अपनी दुकान बहुत पहले ही बेच चुकी है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ किसी बिजनेस ट्रिप पर गई और 1 महीने पहले वो सापा बाजार गई थी खेती बाड़ी का सामान लेने। 10 दिन लगते हैं पहुंचने में, पर बस से जल्दी पहुंच जाएंगे। अब पाओ भी मिसेस सिम को लेने निकल पड़ती है सापा की ओर, और इसी के साथ कहानी 20 साल पीछे चली गई। उन दिनों किया नाम की एक जवान खूबसूरत लड़की को हर कोई जानता था। किया पाओ की माँ। घर के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, जो दूसरे कमरे से किया भी सुन पा रही है। दरअसल किया और चुंग की शादी को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ और ना ही उसे कभी बच्चा होगा। इसी वजह से चुंग को दूसरी शादी करने को कहा जा रहा है ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ाए। पर चुंग इन सब के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है, मेरा परिवार में क्या औहदा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आपको, मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। पर ये पाप मैं नहीं कर सकता। उस वक्त चुंग जवान था। उसने अपने परिवार, अपनी पत्नी की बहुत देखभाल की, लेकिन मन में ये आस तो थी
कि कभी तो मेरी माँ यानी किया बच्चा देगी, लेकिन नहीं। चिंता और दुख से 40 साल की उम्र में ही चुंग बूढ़ा लगने लगा। एक रात किया ने चुंग को दूसरी शादी कर लेने को कहा, पर चुंग तब भी ना करता गया। अब थोड़ी देर बाद मुखिया चुंग के घर आया। इस बार सर्दियाँ जल्दी आ रही है, इसलिए काम भी जल्दी खत्म करना होगा। चुंग एक बड़ी सी सड़क बनाने के काम में मजदूरी करता है, इसी से घर का खर्चा चलता है। अगली सुबह उसे निकलना है, वापस कब तक आना होगा ठीक नहीं। किया खाने पीने का सारा सामान बांध रही है। इसके बाद चुंग अपना घोड़ा लेकर निकल गया। बहुत समय गुजर गए। जिस रात चुंग वापस लौटा, किया बीमार थी, लेकिन चुंग अकेला नहीं, उसके साथ एक औरत भी है जिससे उसने वही शादी कर ली है। पर किया जरा सा भी हैरान या आश्चर्य नहीं होती, बल्कि वो दोनों का घर में स्वागत करती है। वो जानती है कि उसे कभी बच्चा नहीं होगा। बेहतर है कि चुंग का अपना वंश किसी और के ही कोख से पैदा ले। वो भी मजबूर है। उसकी चुंग से अब पहले की तरह बातें नहीं होती। जल्द वो समय भी आ गया जब ये घर भी बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। सिम ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। यही होती है पाओ। इस बच्चे ने किया और चुंग के बीच की दूरियां भी मिटा दी। तीनों बहुत खुश है, पर परिवार के बाकी सदस्य नाखुश समझ आए। इसके बाद तीनों मिलकर खेतों में काम कर अपना गुजर बसर करने लगे। लेकिन इस बार सर्दी जल्दी आने की वजह से फसल होने से पहले ही खराब हो गई। फसल ना बेच पाने से पैसे की भी कमी है, खाने को उनके पास कुछ नहीं है। ये सब देख सिम ने तय किया कि वो बाजार में एक दुकान खोलकर जूते बेचेगी। घर में एक इंसान का खर्चा भी कम होगा और थोड़े बहुत आमदनी भी हो जाएगी। पर एक माँ के लिए अपने बच्चे को छोड़कर जाना आसान नहीं था, पर वो ये सब अपने बच्चे के लिए ही तो कर रही है। मैं 2 महीने की थी जब वो मुझे छोड़कर गई। वो सालों सालों में बस एक बार कहीं मिलने आया करती। तब मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरी दूसरी माँ सिम का इस तरह मुझे छोड़कर जाना उनका मुझे नकारना नहीं था। वो कुछ बेहतर करना चाहती थी हमारे लिए। मुझे मेरी इन्हीं माँ ने बड़े ही प्यार दुलार से पाला पोसा बड़ा किया, और मैं बड़ी होते होते जब 2 साल की हो गई, मेरी दूसरी माँ ने तराई को जन्म दिया। कहानी में पाओ अपनी सगी माँ को दूसरी माँ और पाल पोस कर बड़ी करने वाली माँ को माँ कहती है। मेरी माँ तराई को भी वैसे ही पीठ पर धोती और बकरी का दूध पिलाती जैसे मुझे पिलाया करती थी, क्योंकि उसे भी मेरी दूसरी माँ ने छोटी में ही माँ के पास छोड़कर नीचे काफी दूर बाजार में दुकान चलाया करती। ऐसे ही वो दोनों बड़े होते गए। एक दिन फिर सिम वहाँ आई और उनके लिए नए कपड़े और खिलौने लेकर आई। तब तक तो तराई भी काफी बड़ा हो चुका था और दोनों ही उससे डर कर दूर भागने लगे। जिसके साथ वो कभी रहे ही ना हो, उसे वो अपनी माँ कैसे मानेंगे। दुखी मन से सिम वापस चली गई। मुझे मेरी माँ के हाथों के सिलाई कपड़े पहनने की आदत थी, इसीलिए दूसरी माँ के लाए नए कपड़े मुझे चुभा करते। देखते देखते पाओ और तराई बड़े हो गए। वो माँ के साथ खेतों में काम करते, मवेशियों को चढ़ाने ले जाते। एक दिन दूसरी माँ फिर घर आई हुई थी और उसी दिन आधी रात वो हमारी गाय चुरा कर भाग गई। अगले दिन पाओ बाजार में सामान बेच रही है और वही लड़का बांसुरी बजाता हुआ उसे देख रहा है। इतने में तराई ने आकर बताया कि बाबा फिर से जा रहे हैं, पर पता नहीं कहा। मैं भी 3 दिनों के लिए घोड़ों के सिलसिले में जा रहा हूँ। इसके बाद पाओ भी वापस घर चली गई। यहाँ पाओ की माँ किया चुंग से कह रही है, इतना सारा सामान क्यों बांध रहे हैं, आज वापस नहीं आएंगे। चुंग बोला, मुझे नदी पार करके जाना है, लंबा रास्ता है, शायद रात वहीं बितानी पड़े। किया ने बस एक नजर उसे देखा और कुछ नहीं कहा। चुंग, मेरा काम हो जाने पर मैं लौट आऊंगा, कहकर निकल गया। इधर अपने कमरे में बैठी पाओ उसी लड़के के बारे में सोच रही है। वो आज जैसे मुझे देख रहा था, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा। एक अलग ही एहसास महसूस हुआ। वो भी तो अब बड़ी हो रही है, 15 में लग चुकी है। सुबह सुबह पाओ उठी और देखा माँ आज बहुत खुश है। गाना गुनगुनाते हुए वो एक सुंदर सी ड्रेस हाथ में लिए नाच रही होती है। पता नहीं माँ ने ये ड्रेस क्यों खरीदी है। अब पाओ की माँ पाओ से कहकर किसी के यहाँ बीमार बच्चों को संभालने निकल गई। उसे वापसी में देरी हो जाएगी। सुबह बीतकर शाम होने आई। अब पाओ बैठकर कपड़े सिल रही होती है। तभी उसे फिर से बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। उसने खिड़की से झांका तो वही लड़का उसके घर के गेट के बाहर दिखाई पड़ा। उसका तो दिल मानो जोरों से धड़कने लगा। इतनी दूर वो यहाँ बस मेरे लिए आया है, पर वो उसके नजदीक नहीं जाती, दूर से ही खड़े होकर देखती रहती है। कुछ दिन बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कुआसा भरी शाम में ही पाओ के बाबा इस बार घर जल्दी लौट आए। सुबह उन्हें बहुत सारे घर के काम निपटाने हैं। सभी जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन बाबा के चिल्लाने की आवाज से पाओ उठी।
उसकी दूसरी माँ आई हुई है। वो चाहती है कि बच्चों को उनके नानी घर के गांव ले जाए, जहां वो आज तक नहीं गए। पर चुंग हरगिज नहीं चाहता कि वो बच्चों को लेकर कहीं जाए। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि जब चाहे कोई आए और चला जाए, चुंग बोला। पाओ भी ये सारी बातें चुपके से सुन रही है और मन में कहने लगी, वो क्यों यहाँ बार बार आती और जाती रहती है? वो हमें हमारे हाल में क्यों नहीं छोड़ देती? इतने सालों बाद वो यहाँ बच्चों को देखने आती है कि हम और बड़े हो चुके होते हैं। वो हमारे लिए बस एक पराई है। लेकिन पाओ जितना भी उसे दुत्कारे, है तो वो उसकी सगी माँ ही, जिसके लिए उसके अंदर नफरत और गुस्सा भरा हुआ है। उसकी माँ ने भी उसे समझाने की कोशिश की। उसके दिल से उसकी सगी माँ के लिए नफरत को कम करना चाहा, पर उसका दिल नहीं मानता। सिम कुछ दिनों के लिए उनके घर में रहती है, पर यह बात पाओ को नहीं भा रही। वो हमेशा गुस्से में रहती, गुस्से से सिम को देखा करती, बात नहीं करती। उसे बस यही लगता है कि एक भूले भटके की तरह वो यहाँ आती है और काम हो जाने पर अपने मन मुताबिक कभी भी चली जाती है। एक दिन सुबह सुबह चुंग सिम को अपने टांगों को धोते हुए ऐसे एक टक घूरता रहता है। सिम अभी भी जवान और खूबसूरत है। वही किम की खूबसूरती पर बुढ़ापे का छाया पड़ चुका है। उसने खुद को शीशे में देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज सिम वापस जा रही है। जाने से पहले पाओ से उसका आमना सामना हुआ। उसने पाओ को नजर भर देखा और निकल गई। पाओ उन्हें जाते हुए देख रही है। बाबा उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेरे छोटे होने से बड़े तक मैं उनके साथ एक पल नहीं बिता पाई, ना कभी उनके गले लग पाई और ना ही उनके ना होने पर आंसू बहा पाई। वो ये सारी चीजें महसूस तो करती है, पर कभी अपनी सगी माँ से शिकायत नहीं की। कहाँ वो अपने मन को हल्का करे, इसीलिए दौड़ते हुए वो माँ के पास आई और उनके कंधों पर सर रखकर खूब रोई। माँ, वो फिर मुझे छोड़कर चली गई। पाओ की जिंदगी भी कैसी कश्मकश में है। सगी माँ पास हो तो उसे गले तक नहीं मिल सकती और दूर चली जाए तो आंसू बहाती है। आज पहली बार पता नहीं क्यों पाओ को अपनी सगी माँ की कमी खल रही है। उनकी याद आ रही है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात हो गई। एक बार फिर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। इस बार पाओ उससे मिलने बाहर तक आई। वो जोर जोर से अपनी सांसें भर रही है। होठ सिले हुए हैं और बस दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। उस लड़के ने अपना नाम चू बताया और उसने अपने प्यार का इजहार भी किया। पसंद तो पाओ भी उसे करती है, पर घबराहट और शर्म से लज्जित होकर वो कह ना पाई और दौड़कर वापस अंदर आ गई। कमरे में घुसते ही माँ ने पूछा, वो कौन था? अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए तुम्हें। अब सोते वक्त पाओ ने माँ से कहा, माई ने कल मुझे अपने घर बुलाया है राइस केक बनाने, तो मैं जाऊं? पर असल में पाओ माई के घर नहीं बल्कि चू से मिलने जा रही है। पिछली रात चू ने उससे मिलने को कहा था। माँ ने हाँ कर दी। पहली बार वो किसी अनजान से मिलने माँ से झूठ कहकर बाहर निकली है। यही वो उम्र होती है जब इंसान के जज्बात अलग और अजीब से होते हैं, जिस पर काबू नहीं होता। कोई उसकी एक झलक पाने को इतनी दूर आता है तो कोई उसे मिलने को घर पे बहाने बनाता है। दोनों मिले और साथ हाथ पकड़कर घूमने लगे, वादियों का मजा लेने लगे। पाओ के जैसे और भी प्रेमी जोड़े साथ घूम रहे हैं। अब पाओ ने अपने कपड़े बदले और एक सुंदर सी ड्रेस पहनी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही है। लेकिन पाओ को डर भी सता रहा है कि कहीं उसे किसी ने देख लिया और माँ को बता दिया तो। रात दोनों ने एक साथ एक दूसरे में पूरी तरह विलीन होकर बिताई। अगली सुबह वो बाजार पहुंचे। दुकानें और लोगों से खचाखच बाजार भरा पड़ा है। चू ने पाओ को एक कंगन खरीदकर पहना दी। इसके बाद दोनों एक जगह खाने को रुके। वहाँ पाओ ने अपनी माँ को देखा, वो भी किसी और मर्द के साथ। माँ को देखते ही वो चू को लेकर वहाँ से भागने लगी। माँ को भी लगा जैसे पाओ को देखा। उसने थोड़ी दूर तक उसका पीछा भी किया, पर उन्हें पकड़ नहीं पाई। पाओ ने चू को वहाँ से भागने का कारण नहीं बताया, पर पाओ ने गौर किया कि आज उसकी माँ ने अपनी वही बेहतरीन ड्रेस पहनी है जो वो अक्सर अपने बक्से में सजा कर रखती है। आज माँ इतनी खुश क्यों थी? और वो आदमी कौन था जिनसे वो बात कर रही थी? पाओ के मन में बार बार ये सवाल उठ रहे थे। चू की बातों से उसके ख्याल टूटे। चू उसे अपने घर लाया है। पाओ ने उसके माँ बाबा के बारे में पूछा। माँ मेरी छोटी रहते ही गुजर गई थी और मेरे बाबा अभी बाहर गए हुए हैं, चू ने कहा। इतने में उसके बाबा भी आ गए। पाओ उन्हें भी अलविदा कहकर अपने घर जाने को निकली। चू ने रास्ते में उसे बताया कि वो परीक्षा देने शहर जा रहा है। पाओ को डर है कि चू भी शहर जाकर वापस नहीं लौटेगा जैसे बाकी लोग नहीं लौटे, पर चू ने उसे भरोसा दिया कि वो वापस लौट आएगा जहाँ उसकी दिल की मलिका रहती है, उसका प्यार।
पाओ शर्माते हुए अपने घर पहुंची, पर आज उसके मन में कई सवाल है जिसके जवाब उसे माँ से चाहिए। सवालों के जवाब में पाओ की माँ, बेटी जिस घर की बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसकी उस घर में इज्जत ना के बराबर होती है। वो कोने में पड़ा हुआ बस एक बेकार सा सामान होता है। रोते हुए बोली, तो इतने सालों से आप यही सोचती रही? क्या आपने मुझे और मेरे भाई से प्यार नहीं किया? क्या आपने हमें अपना बच्चा नहीं समझा? माँ, क्या अब आप हमें उस दूसरी माँ सिम को बेच देंगी जैसे कोई सामान की लेन देन की हो? कहते कहते पाओ की आंखें भर आई। पाओ के बाबा बस नाम के पति है, पर इसके अलावा भी वो प्यार, खुशी और सम्मान हर पत्नी को अपने पति से चाहिए। शायद कमी वहाँ पड़ गई। जिंदगी भी ना जाने क्या क्या खेल दिखाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को सहारा देकर खूब रोते हैं। अब रात में अचानक पाओ की नींद खुली तो उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। उसे लगा चू आया है उससे मिलने। वो उसे मना करने उठकर बाहर आई, पर जैसे ही बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। चू की जगह उसके बाबा है जो उसकी माँ से मिलने आए हैं। और यहीं पर पाओ के सामने सब साफ हो गया कि आखिर उसकी माँ किसे पसंद करती है। ये उसके लिए किसी तीर के जैसा था जो उसके दिल को छलनी कर गया। रोते हुए दौड़कर वापस घर भागते भागते दरवाजे पर उसे ठोकर लगी और उसका सर नीचे पत्थर से जा टकराया। पाओ की माँ जब आवाज सुनकर अंदर आई तो देखा पाओ के सर से खून निकल रहा है और वो बेहोश पड़ी है। उसकी माँ दौड़कर डॉक्टर बुला लाई। पता नहीं ये कहानी अब क्या मोड़ लेगी। किसी एक को तो अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। जो खबर सुनकर पाओ के घर आया है। पाओ मन में, क्यों वो यहाँ आया है? क्यों वो मुझसे इतना प्यार करता है? क्या वो किसी और से नया प्यार नहीं कर सकता? मुझे छोड़ दो चू, कहते हुए खूब रोने लगी। चू शहर जाने से पहले एक आखिरी बार मिलने आया था, पर यहाँ उसे पाओ की बेरुखी ही मिली। एक बार पाओ को देख पाने की तमन्ना लिए वो चला गया। इसके बाद से पाओ और उसकी माँ के बीच दूरियां बढ़ने लगी। पाओ अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, ना माँ से बातें करती। पाओ की माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपनी ही बेटी की ये बेरुखी, ये नाराजगी, उसका ये दुख नहीं देख सकती। और आया वही दिन जहाँ कहानी की शुरुआत में पाओ चू को देखकर भाग जाती है। इसी वजह से ही वो उसे मिलना नहीं चाहती, उससे दूर भाग रही है। उसी रात के अंधेरे में उसने माँ को घर से निकलते हुए देखा था। आज जब माँ वापस आएगी मैं उनके गले लग जाऊंगी, उनकी गोदी में सर रख कर रोऊंगी। जितनी भी तकलीफें उनकी जिंदगी में है वो सब आज मैं खत्म कर दूंगी। इसका मतलब पाओ ने चू की जगह अपनी माँ को चुना है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी माँ अब और वापस नहीं लौटने वाली। इसी के साथ कहानी वापस आज में लौट आई, जहाँ पाओ बस से मिसेस सिम यानी दूसरी माँ को ढूंढने जा रही है। वो सापा तो पहुंच गई, लेकिन दूसरी माँ उसे वहां भी नहीं मिली। पूछते पूछते दुकान तक पहुंची, पर ताला लगा है। पता चला वो लोग सामान खरीदने और भी दूर गए हैं, जहां पहुंचने में उसे हफ्ते लग जाएंगे। बस भी उसे कल ही मिल पाएगी। किसी तरह उसने वो रात ठंड में जैसे तैसे बिताई और चू को याद करने लगी। उसका दिया हुआ उसने कंगन पहना है। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे मुझे दूसरी माँ को ढूंढने में। पैसे बचा बचा कर उसने बस की टिकटें खरीदी और हाथ में एक पता लिए फिर निकल पड़ी। एक अनजान सड़क पर बस ने पाओ को उतारा। वहां से उसे पैदल चलना है। उसे किसी भी हाल में दूसरी माँ को लेकर जाना ही है। उसके बाबा खिड़की पर रखे उस मोमबत्ती की जलती लौ की तरह है, जो कभी भी तेज हवा के झोंके से बुझ सकती है। आखिरकार वो अपनी सगी माँ के घर पहुंच गई। उन्हें देखते ही उसकी आंखें भर आई और रोते रोते उसने अपनी माँ की मौत, बाबा की तबीयत, सब कुछ उन्हें बता दिया। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें इसी वक्त आपकी जरूरत है। मैं इतने दिनों से भटकते हुए आपको ढूंढ रही थी, अपने साथ ले जाने। मैं नहीं चल सकती पाओ। सिम के इतने कहते ही एक आदमी घर पर आया। पाओ ने अपनी सगी माँ से ना ही कोई सवाल पूछा और ना ही कोई जवाब मांगा और वापस घर जाने के लिए गाड़ी पकड़ ली। पाओ उन्हें भी दोष नहीं दे सकती। किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। अब बस उसे ये सफर खत्म कर घर जाना है। अब और कोई नया रोमांच उसे नहीं चाहिए। कुछ देर बाद टी ब्रेक के लिए गाड़ी एक जगह रुकी। सभी उतरकर जा रहे हैं। अचानक पाओ ने किसी को वहां देखा और उसने अपने कदम पीछे कर लिए। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसने अपनी माँ को देखा, जिन्होंने वहां अपना एक छोटा सा बसेरा बना लिया है चू के पिता के साथ। इसका मतलब पाओ की माँ और चू के पिता की ये योजना थी कि अपने बच्चे अपने घर से दूर होकर
वो साथ जिंदगी बिताएंगे, जिससे उनके बच्चे भी खुशी से जिंदगी बिता पाए, क्योंकि ऐसे तो वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे। गाड़ी की आड़ से वो अपनी माँ को देख रोने लगी। मैं फिर से उनके सामने आकर उनके गले लगकर रो नहीं सकती। उन्होंने अपनी सुकून के लिए ये रास्ता खुद के लिए चुना है, जिसे मैं फिर से छीन नहीं सकती। पाओ की माँ को भी एक पल के लिए एहसास हुआ कि पाओ भी यही थी। मेरी माँ कभी मरी ही नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा मुझ में, मेरी रगों में, मेरी यादों में, मेरे दिल में बसती है। पाओ वापस लौट आई। भले ही माँ उसके पास नहीं है, लेकिन वो उनके लिए खुश है। और यहाँ देखा कि उसकी सगी माँ भी लौट आई पाओ के बाबा की देखभाल करने। अब जो का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलते चलते पाओ के आखिर में कहे शब्द वाकई में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी माँ जिंदा है। उन्होंने इतने साल अपनी खुशियों को मारा सिर्फ हमें बड़ा करने के लिए। मेरी माँ की जगह मेरे दिल से कोई हटा नहीं सकता। इस लंबे सफर ने मुझे ये जरूरी बात समझा दी कि चाहे गम हो या खुशी, हर किसी को अपनी जिंदगी आखिर तक जीने का हक है और जीनी भी चाहिए, हालांकि गम ही ज्यादा क्यों ना हो। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, जाते जाते ये कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। मिसेस सिम 1990 में 37 की उम्र में चल बसी और मिस्टर चुंग उसके ठीक 1 साल बाद 1991-57 की उम्र में चल बसे। जब ये फिल्म बनी उस वक्त मिसेस किया अपनी बेटी पाओ और उनके बच्चों के साथ हाग्यांग टाउन में रह रही थी। इसी के साथ कुछ रुलाने, कुछ सिखाने, कुछ तजुर्बे के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी पक्के से करें दोस्तों। अगली कहानी आने तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। और हाँ, जल्दी से अमेजिंग माइंड ब्लोइंग कोरियन वेब सीरीज सुनने के लिए K-Drama 2.0 को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।